नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चल रहा था, जिसका आज हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहले शुरू होने वाला है सॉइल रिसोर्स। अब बच्चों, सॉइल रिसोर्स है क्या? सॉइल एक तरीके से रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब कि सॉइल को हम जब यूज करते हैं तो बच्चों हम इसको रिन्यू कर करके यूज करते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब कैसे सॉइल को रिन्यू करते हैं, इसके लिए आपको एग्रीकल्चर या फिर कई सारी चीज़ों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। कि आपने ना कई बार देखा होगा, बहुत सारे ना जो खेत होते हैं, बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती हैं वो खाली होती हैं। वो खाली होने का उनका रीज़न क्या होता है? ताकि उनकी जो फर्टिलिटी है, मतलब उन पर खेती हो चुकी होती है, खेती होने के बाद उनकी फसल कट जाती है, तो फसल कटने के बाद उस एरिया को, उस लैंड को थोड़ी देर खाली छोड़ा जाता है, ताकि जो उसकी फर्टिलिटी है दोबारा आती रहे। अब इसको हटा, ये फर्टिलिटी का प्रोसेस है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि अगर हम लैंड पर खेती बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो वहाँ की सॉइल है वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है बार बार। तो वही चीज़ कि जो चीज़ हमारे लिए यूजफुल और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है और हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉइल क्या है? एक तरीके से रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, हम बार बार इस पर खेती करते हैं तो इसलिए हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इसमें जो बच्चों इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सॉइल है, जिसके अंदर एलुवियल सॉइल आती है हमारी सबसे पहले। एलुवियल सॉइल क्या है बच्चों? सबसे ज़्यादा इंडिया में फैली हुई है। अगर मैं एरिया वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर एलुवियल सॉइल ही है। ठीक है, मेनली कहाँ पर है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है, प्लेन एरियाज, माउंटेन्स के नीचे, वो सारे क्या हैं? प्लेन्स हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है बच्चों, इसके अंदर ना कंकड़ नोड्यूल्स होता है, मतलब छोटी छोटी गांठें टाइप होती है मिट्टी के अंदर। ठीक है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं बांगर सॉइल। ठीक है बच्चों, बांगर मिट्टी बोलते हैं उसको। जो भी हमारी पुरानी, ये एज वाइज हो गया, ये बांगर हो गया। दो तरीके की होती है एलुवियल सॉइल, एक होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल, एक होती है न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर सॉइल बोलते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर सॉइल बोलते हैं। अब जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, इसके अंदर कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं। और जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स, मतलब बिल्कुल रेत जैसी मिट्टी होती है, जिसके अंदर कोई कंकड़ वगैरह नहीं होते। तो ये दो तरीके की मिट्टी होती है। एक तरीके देखा है तो एलुवियल सॉइल में क्या होता है बच्चों? फॉस्फोरिक होता है, लाइम होता है, पोटेश कंटेंट होता है, जिस वजह से ये एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारी एलुवियल सॉइल। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पे आती है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है बच्चों? ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर की होती है। सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन, कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तीसरा, फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये कहाँ पाई जाती है बच्चों? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वगैरह में पाई जाती है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। तो बच्चों, रेड येलो सॉइल जो होती है बच्चों, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है। रेड, जैसे इग्नियस रॉक्स हमारे रेड कलर के होते हैं या फिर येलो कलर के होते हैं, सेम एज इट इज इनकी जो इनसे क्रिस्टलाइन और इग्नियस रॉक से जो हमारी एक तरीके से सॉइल बनती है, उसको भी हम बोलते हैं ये रेड एंड येलो सॉइल। इनके कलर के, मतलब इन्हीं रॉक्स के कलर्स के अकॉर्डिंगली इनका नाम पड़ा रेड एंड येलो सॉइल। लाल और पीली मृदा, इनको बहुत ही कम रेनफॉल चाहिए होता है और पाई जाती है बच्चों कहाँ पर? ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है बच्चों, तो चौथे नंबर पे आता है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के अंदर को क्या चाहिए होता है बच्चों? हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल चाहिए होता है। मेनली अगर मैं आपको बात करूं बच्चों, ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इसको देखा जाता है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इस तरीके का मेनली लेटराइट सॉइल पाया जाता है। इसके अंदर इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, जो कि साउथ इंडिया में, हमारे इंडिया के अंदर। ये एक तरीके से टी और कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा मिट्टी होती है। ठीक है, और ये कहा तमिलनाडु, केरला और असम, जैसे मैंने आपको कहा था, साउथ इंडिया में मोस्टली या फिर हमारे ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली ये जो लेटराइट सॉइल है वो पाई जाती है। पाँचवें नंबर पे आती है बच्चों हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल मतलब एक तरीके से रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ये वो सॉइल है बच्चों जो कि शुष्क मृदा बोलते हैं उसको हिंदी में। और एरिड सॉइल एक तरीके से क्या है, रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है ना, रेत, उसको एरिड सॉइल बोलते हैं। शुष्क मतलब सूखी, एरिड मतलब सूखी। तो सूखी सॉइल कौन सी होती है? रेडिश ब्राउन इन कलर होती है, हाई सॉल्ट कंटेंट होता है इसमें बच्चों। और लास्ट में फाउंड इन राजस्थान, ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। लास्ट पे आती है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है बच्चों कहाँ पर? रेन फॉरेस्ट रीजन में पाई जाती है, मतलब ऐसे जंगल जो कि एक तरीके से कौन से रेन फॉरेस्ट रीजन में पाई जाती है। क्ले, अगर वैलीज के आसपास ना, इसका क्ले टेक्सचर होता है। क्ले टेक्सचर मतलब चिकनी मिट्टी जैसा इसका पूरा एक टेक्सचर होता है इस फॉरेस्ट सॉइल का। और एसिडिक हो जाती है कहाँ पर? पहाड़ों के अंदर, स्नो कवर्ड एरियाज के अंदर, जहाँ पर बर्फ गिरती है वहाँ पर ये एसिडिक हो जाती है। और वैली साइड मतलब नीचे की तरफ ये क्या रहती है? क्ले टेक्सचर रहता है इसका। तो बच्चों, ये था हमारा सॉइल और टाइप्स ऑफ सॉइल। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉइल एरोजन।
सॉइल एरोजन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू वेयरिंग अवे ऑफ द फील्ड्स टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फिजिकल फोर्स। तो बच्चों जब खेतों की जो ऊपर की जो मिट्टी होती है, टॉप सॉइल होती है, वो नेचुरल फिजिकल फोर्सेस की वजह से हट जाती है। वियरिंग अवे मतलब हट जाना। खेतों की जो ऊपर की सॉइल होती है, फिजिकल फोर्सेस सिंपल समझो, हवाओं की वजह से या आंधी तूफान की वजह से। तो ऐसे जब हवा, जैसे मान लो यहाँ से हवा आई, ये इस तरीके से हवा आई और ऊपर से जब इस टॉप सॉइल को हटा दे, टॉप सॉइल को वियरिंग अवे कर दे, मतलब यहाँ से हटा दे, कहीं दूर ले जाए वहां से उड़ा के, उसको बोलते हैं एरोजन। एरोजन क्या है ना बच्चों, जैसे मान लो ये हमारे खेत की भूमि है, ठीक है, इस खेत में वो जो सॉइल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सॉइल की वजह से फर्टिलिटी बनी हुई है खेतों की। अब यहाँ से हवा आई, हवा आके पूरी सॉइल को उड़ा के ले गई, तूफान आया सॉइल को उड़ा के ले गया और रोड पे वगैरह बिखार दी। क्या रोड पे उस एलुवियल सॉइल का या उस खेती की जाने वाली सॉइल का कोई मतलब है? कुछ मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्या उसका कुछ फायदा होगा? नहीं ना। उसका फायदा कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ खेतों में। तो सॉइल एरोजन से हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम फार्मिंग ढंग से नहीं कर पाते। तो सॉइल एरोजन होता क्या, मैंने आपको बताया, जब कोई फील्ड की टॉप सॉइल मतलब ऊपर का जो है, एक तरीके से ऊपर की जो मिट्टी तो होती है, हवाओं के जरिए क्या मतलब एक तरह नेचुरल फिजिकल फोर्सेस के जरिए ऊपर से हट जाती है, वेयरिंग अवे हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन के बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है गली एरोजन, दूसरा होता है हमारा शीट एरोजन। मैं आपको पहले बताता हूँ बच्चों शीट एरोजन। जैसे मान लो कि एक लैंड है, ठीक है, उस लैंड पे से ऐसे हवा आई और हवा के ना ऊपर एक शीट की तरह, एक परत की तरह, जैसे मैं अगर बोलूँ कि जैसे मान लो बच्चों ये अपना लैंड है, ठीक है, यहाँ से हवा आई और हवा के ना ऐसे एक कटाव से, मतलब हवा के कटाव से ये जो लाइन है, ऊपर की जो शीट है, ये ऐसे उखड़ते हुए ऊपर वाली चलेगी। मतलब जब जैसे रेत की ऊपर की लैंड, जैसे मैं अगर बात करूं, ये हमारा लैंड है और जहाँ से हवा आई तो ऊपर की जो ये जो टॉप सॉइल है ना, एक शीट की तरीके से, मतलब बराबर रूप से ऐसे उड़ के चली गई, उसको हम बोलते हैं शीट एरोजन। गली एरोजन क्या करती है बच्चों? गली एरोजन एक तरीके से क्रैक्स बनाती है। क्या बनाती है? क्रैक्स मतलब दरारें। कि जैसे मान लो गली एरोजन, ये हुआ, हवा आई, ठीक है, ये हमारा लैंड है, ठीक है, यहाँ से मेनली गली एरोजन होता है स्ट्रिप फार्मिंग या फिर मतलब पहाड़ों की तरफ मेनली सबसे ज़्यादा। यहाँ से हवा आई, यहाँ से हवा एंटर करी तो बच्चों यहाँ पर क्या बनने लगे? क्रैक्स बनने लग गए ज़मीन पे। क्या बनने लगे? क्रैक्स। जैसे मान लो ये ज़मीन का टुकड़ा है, तो यहाँ ये जो ज़मीन होगी इस तरीके से क्रैक्स वाली दिखेगी। अब ये क्रैक क्यों है? क्योंकि बच्चों ये हमारा क्या होता है? गली एरोजन। गली एरोजन मतलब क्रैक्स जो बनते हैं ना, वो गली जैसा बनाते हैं। तो वो भी किस तरीके से होता है? वो भी हमारा नेचुरल फिजिकल फोर्सेस की वजह से होता है, सॉइल एरोजन। तो अब इस सॉइल एरोजन से बचने के लिए तीन है। सबसे पहले तो काउंटर प्लोइंग, ठीक है। काउंटर प्लोइंग मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर एक जिगजैग पैटर्न से ऐसे खेती होती है। ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक वो कॉम्ब जैसा बहुत बड़ा सा लगाया होता है, जिसको हम प्लो बोलते हैं आज के टाइम पर। उसको क्या करते हैं? खेतों पे चलाते हैं ऐसे, इस तरीके से वो लैंड को इस जिगजैग शेप देता है, इस तरीके से। अब इससे क्या होता है? जो हवा आती है ना, वो बीच से पास हो जाती है। हवा को मतलब डायरेक्शन, हवा को एक तरीके से डायरेक्शन मिल जाती है निकलने के लिए, जिससे गली एरोजन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। पहला हो गया काउंटर प्लोइंग। दूसरा हो गया स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है बच्चों? एक तरीके से जो खेती है पहाड़ों पे ऐसे करेंगे ना, तो क्या करें? गली एरोजन बनेगा, ठीक है। अब पहाड़ों पे ना करके क्या करें? स्ट्रिप फार्मिंग करें। स्लांट में ना खेती करते हुए स्ट्रिप फार्मिंग करें, जिससे अगर यहाँ से आई तो हवा टकरा गया तो वापस, या तो ऊपर डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये जो है ना, ये वाला जो बेस होगा, ये बहुत ज़्यादा मजबूत बना जाएगा, जिससे अगर हवा आए तो वो गली एरोजन ना करे। दूसरा हो गया स्ट्रिप फार्मिंग। तीसरा हो गया शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? खेतों के, जैसे मान लो ये बच्चों ये फील्ड है, इसके चारों ओर पेड़ लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? पेड़ लगा देंगे बड़े बड़े, जिससे क्या होगा? जो हवा आएगी पहले पेड़ से टकराएगी, तो हवा जब पेड़ से टकराएगी, जो हवा का फ्लो पेड़ों के बाद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब अंदर आते आते हवा का क्या हो जाएगा? फ्लो कम हो जाएगा। तो तीसरा क्या है इसका रीजन? है शेल्टर बेल्ट्स। आपने कई बार देखा हो खेतों के चारों ओर पेड़ लगे होते हैं, उसी को शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। उसका रीजन क्या है? कि जो मतलब अपना शीट एरोजन या फिर जो गली एरोजन है, मतलब एरोजन से बचाने के लिए ही शेल्टर बेल्ट लगाई जाती है। जब पेड़ों को मतलब खेत को पेड़ों से चारों तरफ से क्या करा जाता है? घेरा जाता है। हवा जब आती है तो पेड़ उस हवा को धीमा कर देते हैं, और धीमी हवा जब अंदर आती है तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती हमारी सॉइल को। तो बच्चों ये तीन रीज़न है जिससे हम एरोजन को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर एंड होता है।
ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। मोस्टली मैं अगली जो वीडियो है वो 9th क्लास के लिए बनाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, ये जो 3 चैप्टर मैंने आपको क्लास 10th के अंदर कराए हैं ये आपके यूटी में ऑलमोस्ट आने वाले हैं। आपको अपने यूटी की तैयारी करनी है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, और आपके यूटी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको कोशिश करनी है इन तीनों वीडियो के माध्यम से। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपको कोई डाउट या फिर अगर कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने आपको कहा भी था कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है किसी, तो हमारी बाकी वीडियोस जो हमारी प्रिपरेशन की वीडियोस चल रही है इंग्लिश वगैरह की, उसमें वो देख सकता है। ठीक है बच्चों, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, मोस्टली 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, जिससे उनके यूटी में बहुत ज़्यादा मार्क्स आएँ। और बच्चों हम आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, जो भी मैंने आपको कहा, लाइक शेयर कमेंट चलते रहने चाहिए। धन्यवाद।